Welcome to Object-Oriented Programming. We are at lesson 4. इस लेसन में हम बात करेंगे अरेज के बारे में और स्ट्रिंग्स के बारे में कि अरेज क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, उन्हें C++ के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. So first we talk about arrays. In simple terms, अरे का लफ्ज़ अगेन अंग्रेज़ी ज़बान से लिया गया है. इट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ कंप्लीट यूनिट. एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो एक कंप्लीट यूनिट को फॉर्म करता है. मिसाल के तौर पे एक खुला मैदान है जिसके अंदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स एन अरे ऑफ सोलर पैनल्स. C++ के हवाले से अगर बात करें तो अरेज आर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप यानी जो एलिमेंट्स आप बनाएंगे उनकी डेटा टाइप एक ही होगी. यू कैन क्रिएट एन अरे ऑफ इंटीजर्स, यू कैन क्रिएट एन अरे ऑफ फ्लोट्स, यू कैन क्रिएट एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, व्हाटएवर. लेकिन जिस भी टाइप के एलिमेंट्स का आप अरे क्रिएट करेंगे उस अरे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की टाइप एक ही होगी. दूसरी बात कि जो अरे एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर कंटिगुअस लोकेशंस के ऊपर सेव होते हैं. राइट अगर आप 10 एलिमेंट्स का एक अरे बना रहे हैं तो वो 10 के 10 एलिमेंट्स के लिए जो मेमोरी एरिया होगा वो इकट्ठा एलोकेट किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि 5 एलिमेंट्स एक जगह पे और 5 एलिमेंट्स किसी दूसरी जगह पे एलोकेट कर दिए जाएं. ओके, नेक्स्ट हमें अरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हमें 5 इंटीजर्स की ज़रूरत है तो इन सिंपल टर्म्स हम 5 इंटीजर्स डिक्लेयर कर सकते हैं. 5 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उन 5 वेरिएबल्स के 5 नाम भी रखेंगे. सो गुड टू गो, वी कैन डू इट लाइक दैट. लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है या उनमें फीचर्स ऐड होते जाते हैं तो मैथमेटिकली रिच प्रोग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है. आप मैट्रिसेस को प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए आसान ना हो सिंपल वेरिएबल्स के साथ ट्रीट करने. सो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें 500 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या हम 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पाएंगे. यानी 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप 500 मुख्तलिफ नाम रखेंगे और फिर आपके जहन में उनके मकसद भी महफूज रहने चाहिए. सो इट बिकम्स टीडियस. और अगर इसी तरीके से जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर हमें 50,000 या 5 लाख इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या हम इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पाएंगे. यकीनन इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो अरे हमारे लिए एक बहुत मुनासिब सोल्यूशन है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. मिसाल के तौर पे अगर आपको 5 इंटीजर्स का एक अरे डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने का तरीका वही है जैसा कि आम वेरिएबल का होता है. आप डेटा टाइप लिखते हैं, इंटीजर इन दिस केस, नाम लिखते हैं वेरिएबल का जैसे नाम रखते हैं, माई नंबर्स आपने इसका नाम रख लिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने साइज़ बता दिया कि आप इस अरे को किस साइज़ का डिक्लेयर करना चाहते हैं या इसमें कितने इंटीजर एलिमेंट्स चाहते हैं. सो इन दिस केस यू आर सेइंग यू नीड 5 एलिमेंट्स. फिर आप उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं. इनिशियलाइजेशन एज वी सेड अर्लियर वेरिएबल्स के केस में भी ऑप्शनल थी, इस केस में भी ऑप्शनल है लेकिन हम इसे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं. इफ़ यू सी तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने सिर्फ 0 लिखा है. अगर आप इस किस्म की इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम 5 नहीं बल्कि 50,000 इंटीजर एलिमेंट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं अरे की फॉर्म में, इट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस. आप उसी तरीके से वही स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए 5 की जगह पे 50,000 लिखकर 50,000 इंटीजर्स का एक अरे डिक्लेयर कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ सिंपल इट बिकम्स व्हाइल वी यूज़ अरेज टू डिक्लेयर दैट मैनी वेरिएबल्स. और अगेन इनको भी आपने इनिशलाइज़ किया 0 से तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो तमाम 50,000 इंटीजर्स को 0 से इनिशलाइज़ करने के लिए काफ़ी है. द नेक्स्ट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ अ कैरेक्टर अरे. सो यू हैव डिक्लेयर्ड द डेटा टाइप एज कैरेक्टर और आगे आपने उसका नाम रखा माई कैरेक्टर्स और उसका साइज़ रख दिया 5 एंड यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग इट. सो दिस विल बी कंटेनिंग सम गार्बेज वैल्यूज. So this declares an array of 50,000 elements all initialized to 0 and this declares an array of 5 characters which is not initialized. अच्छा, अब ये जो अरे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये स्टैटिक अरेज कहलाते हैं. इनको हम स्टैटिक अरेज इसलिए कहते हैं कि इनका साइज़ आप कंपाइलेशन से पहले जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप इनका साइज़ स्पेसिफाई कर देते हैं और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इनका साइज़ तब्दील नहीं किया जा सकता. सो ये डायनामिकली अडाप्ट नहीं कर सकते, अपना साइज़ तब्दील नहीं कर सकते डिपेंडिंग ऑन द नीड
ऑफ द आर, लिहाजा हम इन्हें स्टैटिक अरेज कहते हैं. So this is the general definition of the declaration: data type, name, number of elements that will be that you need to store in the array, and optional initial values if you want to specify. इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इनिशलाइजेशन की, डेक्लरेशन की. मिसाल के तौर पे एक पॉसिबल डेक्लरेशन ये हो सकती है: डेटा टाइप, नेम ऑफ द वेरिएबल, साइज, एंड देन यू गिव एज मैनी वैल्यूज एज यू हैव claimed the size of the array to be. So आपने यहाँ कहा है कि 5 एलिमेंट्स होंगे, तो आपने यहाँ 5 वैल्यूज़ कॉमा सेपरेशन के साथ लिख दी. This will initialize all those 5 values. The first element will contain 34, the second will contain 56, the third -21, fourth 5002 and fifth 365. इसी तरीके से अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं डेक्लरेशन के अंदर, इनिशियलाइजेशन के अंदर आप ये ब्रैकेट्स डालते हैं लेकिन इनको एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो कंपाइलर इनको भी ज़ीरो फिल कर देता है. सो यहाँ 5 के 5 एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे. इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू सी कि हमने अरे का साइज़ तो 5 ही डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने एलिमेंट्स सिर्फ 2 दिए हैं. सो वी हैव स्पेसिफाइड 34 एंड 56. अब 3 एलिमेंट्स और होने चाहिए थे जो कि हमने स्पेसिफाई नहीं किए. इस केस में क्या होगा कि कंपाइलर पहले एलिमेंट में 34 और सेकंड एलिमेंट में 56 प्लेस कर देगा, और बाकी जो 3 एलिमेंट्स रह जाएंगे उनको वो 0 से इनिशियलाइज कर देगा. आम तौर पर जब हम अरे का साइज़ बताना चाहते हैं तो अरे का साइज़ चूँकि एक कांस्टेंट होता है और आप उसको शुरू में स्पेसिफाई कर देते हैं, और जैसे हमने कहा कि ये स्टैटिक अरेज हैं, इनका साइज़ जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता ऑन द फ्लाई ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो एक आम कन्वेंशन ये है कि जो कांस्टेंट्स डिक्लेयर किए जाते हैं एज अगेंस्ट रेगुलर वेरिएबल्स, तो उनके नाम कैप्स में रख दिए जाते हैं. अगेन कंपाइलर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसका नाम एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह रख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग कन्वेंशन में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है कि अगर आप कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनके नाम ऑल कैप्स में रखते हैं. सो जैसे आपने यहाँ कॉन्स्ट इंट अरे लेंथ के नाम से इसे डिक्लेयर किया, तो अरे लेंथ को आपने सारा कैपिटल रख दिया. इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही अगर हम ये कन्वेंशन बहुत ज़्यादा फॉलो करें, तो इसका मतलब ये कि कोई भी प्रोग्रामर जब इस किस्म के वेरिएबल को देखेगा तो उसको ये मालूम होगा कि इट्स नॉट अ रेगुलर वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट एज सच. सो आपने इंट माई नंबर्स और बीच में ये अरे लेंथ बता दिया. अरे लेंथ जो है ये वैल्यू 5 यहाँ से ले लेगा, एंड देन यू हैव इनिशियलाइज दीज वैल्यूज़ टू दीज नंबर्स. इस केस में अगर आप देखें तो हमने अरे का साइज़ नहीं बताया, विच इज़ प्राइमरली अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अरे का साइज़ बताएं, बिकॉज ये स्टैटिक अरेज हैं तो साइज़ बताना ज़रूरी है. तो इस केस में क्या है कि आपने इसको इनिशियलाइज़ किया 3 एलिमेंट से, तो अगरचे आपने यहाँ साइज़ नहीं बताया, लेकिन चूँकि 3 एलिमेंट से इनिशियलाइज़ किया है तो कंपाइलर इन्फर कर लेगा कि आप 3 एलिमेंट्स का एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 3 ही अज्यूम कर लेगा वो. और माई नंबर्स जो है अगरचे साइज़ आपने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, लेकिन इम्प्लिसिटली इसका साइज़ अब 3 इंटीजर्स ही है. एक अरे का साइज़ कितना होता है, ज़ाहिर है उसमें 2 चीज़ें हैं. एक, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं उस अरे में, जैसे इस केस में 5 हैं हम कह रहे हैं, और दूसरा जिस टाइप का वो अरे है उस टाइप का एलिमेंट कितनी बाइट्स लेता है. सो मिसाल के तौर पे अगर हम 5 इंटीजर्स का एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं और हमें मालूम है कि एक आम इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है, तो अरे का साइज़ 5 ज़रब 4 20 बाइट्स होगा. सो इट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द साइज़ इन बाइट्स दैट ईच एलिमेंट्स टेक. सो अप नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द अरे. इस अरे एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो हमने एक अरे डिक्लेयर किया, उसका साइज़ 5 रखा, उसको 5 एलिमेंट्स इनिशियलाइज़ कर दिया. ये इनिशियलाइजेशन वही है जो अभी हम एग्जाम्पल में देख रहे थे, और यहाँ हम इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट कर रहे हैं. अच्छा, अब एक अहम बात यहाँ आपको ये नज़र आएगी, कंप्यूटर में हमेशा गिनती 0 से ही शुरू होती है, तो अरे के इंडेक्सेस भी 0 से शुरू होंगे. तो जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 पे, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स 1 पे, तीसरा एलिमेंट 2 पे, चौथा एलिमेंट 3 पे, और आखिरी एलिमेंट यानी 5वां एलिमेंट 4 पे होगा. राइट. सो वी हैव प्रिंटेड फर्स्ट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, और उसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक आम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, सिर्फ एक फ़र्क ये है कि आप आगे उसका इंडेक्स मेंशन कर देते हैं. सो ये सेइंग कि हम 0th इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स का, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ 4th इंडेक्स का एलिमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं. राइट. सो फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑलवेज एट इंडेक्स 0, and the 5th element will be at index 4, और you can say कि अगर n elements हैं एक array के अंदर तो उसका आखिरी element n-1 इंडेक्स के ऊपर होगा.
इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। So we go to the playground here and we execute it. So you see that we had given it 5 values. So at index 0, my numbers 0, it gives you this 34, 1 gives you 56, 2 gives you -21, 3 gives you 5002 and 4 gives you 365, right? एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैं इस इंडेक्स को 4 की बजाय 5 कर देता हूँ तो क्या होगा। अपेरेंटली आप ये देख रहे हैं कि जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ G++ ऑन लिनक्स, इसने ऑलरेडी एक लाइन के ज़रिए इंडिकेट कर दिया दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हियर, राइट। एंड इफ़ यू जस्ट गो हियर तो इट सेज दैट array index 5 इज़ पास द एंड ऑफ द array, राइट। सो इट इज़ंट एक्सपेक्टिंग कि आप एक array जिसका साइज़ 5 है उसमें इंडेक्स 4 से बियॉन्ड जाएंगे। तो आप जब इंडेक्स रेंज से बाहर का इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इल्लीगल मेमोरी एरिया को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस कर रहे हैं जिसको आपके प्रोग्राम को एक्सेस नहीं करना चाहिए। लेकिन इनहेरेंटली जो सी से ट्रेडिशंस चली आ रही हैं उसके अंदर ये बाउंड चेकिंग एज सच की नहीं जाती। बहुत से कंपाइलर शायद आपको यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं देंगे, इट इज़ंट एन एरर एनीवे। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें जस्ट सी, तो यू हैव रिसीव्ड अ वार्निंग that array index 5 is past the end of the array, right, which contains 5 elements, so the indexes should be 0 to 4. And on the other hand, it has also placed a note here that says that my numbers declared here, right, आपने यहाँ पे इसको declare किया है just to let you know कि आपने यहाँ इसका size 5 रखा हुआ है, but it has provided us the output anyway. Despite all the warning and the note, it has provided us the output. ये प्रोग्राम compile होकर execute होकर हमें output दे रहा है। And if you look at the value here, 32,767, so this is pretty much for us a garbage value because this is not the value from the range of our program, right? So ऐसा करना it really becomes at the hands of programmer कि वो इस बात का ख्याल रखे कि वो जो array की bounds हैं उनका ख्याल रख रहा है और ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस नहीं कर रहा जो कि उसकी लीगल प्रोग्राम की लीगल बाउंड से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इसके जो नताइज हैं वो यकीनन अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ओके, in the next example we will be doing modification in the array data. अभी हमने जो एक array declare किया था हमने उसको element by element access करके print कर लिया। What if we want to change the data in the array, right? So instead of looking at it here, I would directly go to the example which will be more clear and then we will come back to that. So this is the example that we want to run now, right? इसमें एक चीज़ तो हमने ये की कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक डिक्लेयर किया है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर उसका नाम है, वो एक इंटीजर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है उस इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वायर करके, राइट। सो इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, इट टेक्स एन अ नंबर एंड इट रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, राइट। सो वी सी हाउ वी यूज़ इट। सो सबसे पहले तो हमने ये किया कि कांस्टेंट डिक्लेयर किया एरे लेंथ के नाम से, उसको वैल्यू दे दी 5। फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया इंट माई नंबर्स के नाम से, उसकी लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी which will ultimately be 5 और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया with the values 5, 10, 0, -101 and 20. The next thing that we did is हमने एक और array create किया int more numbers के नाम से। इस array का नाम टाइप वही int रखी और इस array का नाम हमने रख दिया more numbers। और इसके अंदर जो हमने constant size इसका बताना है वो constant, यहाँ हम कांस्टेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो वी आर सेइंग स्क्वायर और उसको इनपुट के तौर पे हम दे रहे हैं अरे लेंथ। अरे लेंथ जो है दैट इज 5। सो व्हेन 5 विल बी सप्लाइड टू स्क्वायर इट विल टर्न आउट टू बी 5 स्क्वायर 5, 25। सो दिस अरे मोर नंबर्स विल बी डिक्लेयर्ड विद द साइज ऑफ 25 एलिमेंट्स। अच्छा, अब किया ये है कि हमने इसको इनिशियलाइज किया सिर्फ एक एलिमेंट से विच इज़ 25। इसका मतलब क्या होगा कि जो 25 एलिमेंट्स का ये अरे हमने बनाया है इसका जो पहला एलिमेंट है उसको तो 25 मिल जाएगा लेकिन बाकी 24 एलिमेंट्स 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट
हम एक प्रॉम्प्ट प्रिंट करते हैं एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज। चूँकि हम या अब अरे के डेटा को कुछ मॉडिफाई करके देखना चाहते हैं तो हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि उस इंडेक्स को एंटर कीजिए जिस इंडेक्स के एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एलिमेंट इंडेक्स, उसको 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया, फिर यूज़र से प्रॉम्प्ट किया कि वो इसमें इनपुट दे कि वो किस इंडेक्स पर पड़ी वैल्यू को तब्दील करना चाहता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और साथ देखते हैं। सो एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज्ड। सो फॉर एग्जाम्पल I give it 3. If I give it more than 4 then that will mean कि वो इंडेक्स जो है वो पहले एरे के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो 5 एलिमेंट से 0 से 4 तक इंडेक्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो आई गिव इट 3, राइट। यहाँ हमें मालूम है इंडेक्स 3 पे -101 पड़ा हुआ है और इस एरे के इंडेक्स 3 पे ज़ाहिर है 0 पड़ा हुआ है क्योंकि इसको हमने सिर्फ पहले एलिमेंट को 25 से इनिशियलाइज़ किया, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 से बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएंगे, राइट। सो अब हमने इंडेक्स दे दिया, फिर क्या होता है एंटर न्यू वैल्यू, एक प्रॉम्प्ट मैसेज आता है एंटर न्यू वैल्यू, और एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया न्यू वैल्यू के नाम से, 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और फिर यूज़र से उसमें वैल्यू ले ली। अब यूज़र यहाँ वैल्यू देगा और सपोजली हम इस वैल्यू को इंडेक्स 3 पे अपडेट कर देंगे, राइट। So suppose I say that 250 is the value that I want to supply as a new value. And now you see कि इन दो लाइंस में हमने दोनों एरे के इन इंडेक्सेस को मॉडिफाई कर दिया। हमने लिखा my numbers element index which was 3 और न्यू वैल्यू दे दी which is 250, और more numbers के भी इंडेक्स 3 पे आपने न्यू वैल्यू दे दी which is 250, और फिर माई नंबर्स के इस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को प्रिंट किया विच टर्न्स आउट टू बी 250, और फिर मोर एलिमेंट्स के भी इंडेक्स 3 पे पड़े हुए एलिमेंट को प्रिंट किया विच इज़ 250। सो जिस तरीके से आप एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस करके आप एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई नई वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं, दैट्स ऑल राइट। इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, इफ इट जस्ट लुक्स कन्फ्यूजिंग टू यू, इसका मतलब यही है जैसे आपने ये लिखा हो माई नंबर्स और एलिमेंट इंडेक्स में चूंकि आपने 3 एंटर किया है तो 3, और आगे वैल्यू में चूंकि आपने 250 एंटर किया था तो 250, राइट। सो दिस वेरिएबल कंटेन्स द वैल्यू 3 बिकॉज वी हैव एंटर्ड 3 फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड दिस वेरिएबल कंटेन्स द वैल्यू 250 बिकॉज वी हैड एंटर्ड 250 फ्रॉम द कीबोर्ड, और यही दोनों वैल्यूज़ नीचे हमने डिस्प्ले कर दी हैं। सो इन दिस केस नोटिसेबल थिंग वॉज कि हमने जो एरे दूसरा डिक्लेयर किया था उसका साइज़ जो था वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन के थ्रू डिक्लेयर किया था विच टर्न्ड आउट टू बी 25, और फिर हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको तब्दील किया था यहाँ पे, जो पर्टिकुलर इंडेक्स हमने स्पेसिफाई किया और जो वैल्यू स्पेसिफाई की उसको नई जगह लोकेशन के ऊपर अपडेट कर दिया। एक अहम टेक होम लेसन ये है कि हम अमूमी ज़िंदगी में चूँकि गिनती 1 से शुरू करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड होते हैं एलिमेंट्स के काउंट के ऊपर। तो हम कहेंगे 5वां एलिमेंट है तो वो 5th इंडेक्स पे हम अज्यूम कर लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। C++ के अंदर एरेज 0 से काउंट शुरू करते हैं, लिहाजा अगर आप 5th इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वो 5th इंडेक्स जो है 5th एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 4 पे होगा, इंडेक्स 5 पे नहीं होगा। सो अगर आपका एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 10वां इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें इंडेक्सेस 0 से लेकर 9 तक एग्जिस्ट करेंगे, और इस बात का ख्याल आपको खुद रखना है। दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट मिस्टेक दैट प्रोग्रामर्स एट डिफरेंट स्टेजेस डू कमिट। कुछ बातें जो हमारे साथ अब जहन में हमारे रहनी चाहिए। एक बात तो ये है कि बेहतर ये है कि जैसे आप एक आम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं गार्बेजेस को अवॉइड करने के लिए, तो आप इस केस में एरे को भी इनिशियलाइज़ करेंगे तो बेहतर है। फिर ये कि इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं, 1 से नहीं, और आपका जो आखिरी एलिमेंट है nth एलिमेंट है वो nth लोकेशन पे नहीं बल्कि n-1 इंडेक्स पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टी डिमेंशनल एरेज। द मल्टी डिमेंशनल एरेज आर, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक चेस बोर्ड, राइट। चेस बोर्ड के ऊपर जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, इन सेल्स को पॉइंट करने के लिए एक वैल्यू काफ़ी नहीं होगी, हमें 2 वैल्यूज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सेल को एड्रेस करना चाहता हूँ, it has an associated row number which is 3 and it has an associated column number which is D. So I will call it 3D
और D3, यानी हमें दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, रो नंबर भी और कॉलम नंबर भी, इसलिए कि ये 2 डायमेंशंस में है. इट इज़ अ 2-dimensional board. So imagine a chessboard where each cell or box is identified by row number and a column number. Same is the case with the solar panels. जिसे आपने एक फील्ड में डिप्लॉय किया हुआ है. मिसाल के तौर पे अगर हमने 6 सोलर पैनल्स डिप्लॉय किए हुए हैं और इस अरेंजमेंट में किए हुए हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट. सो यू हैव 2 रोज, वी से इट इज़ रो 0, रो 1 और 3 कॉलम्स, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2. 0 से हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि C++ के अंदर हम एरे के इंडेक्सेस 0 से ही शुरू करते हैं. सो वी फॉलो दैट कन्वेंशन हियर फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो अगर हम इस सेटिंग को, इस अरेंजमेंट को एक एरे के तौर पर डिक्लेयर करना चाहें तो हमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स की ज़रूरत है. तो जैसे आप मैट्रिसेस के अंदर इन चीज़ों को शायद पहले देख चुके होंगे. व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप इंट. इन दिस केस हम उसका नाम सोलर पैनल्स रख लेते हैं और उसको साइज़ देते हैं 2, 3. तो पहले आप सिंगल सेट ऑफ ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे थे चूंकि आप सिंगल डिमेंशनल अरेज की बात कर रहे थे. अब चूंकि मल्टी डिमेंशनल हैं, 2 डिमेंशनल टू बी स्पेसिफिक, तो हम 2 बार ये 2 सेट ऑफ ब्रैकेट्स लिखेंगे. पहले में हम नंबर ऑफ रोज बता रहे हैं विच आर 2 और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहे हैं विच आर 3. सो 2 रोज, रो 0, रो 1 एंड 3 कॉलम्स, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2. अगर हम इसको इनिशियलाइज करना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी मच द सेम वे जैसे हमने इसको डिक्लेयर किया है. तो 2 रोज हैं तो पहली रो के एलिमेंट्स आप बता देंगे 0, 1, 2, राइट. सो इनको आपने कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया. फिर कॉमा के बाद आप दूसरी रो के एलिमेंट्स बता देंगे 3, 4 एंड 5 द वे यू हैव डिक्लेयर्ड देम हियर. पैनल 0, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, पैनल 5. सो रो 0 में जो ये एलिमेंट है ये रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2. सिमिलरली फिर रो 1 आ जाएगी तो रो 1 में कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2. सो इस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं. अगर हम एक एरे डिक्लेयर करना चाहें जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली राइट 3 हियर एज वेल. So the first one is for the rows and the second one is for columns. So 3 rows, 3 columns. और हम इसके अंदर अगर आप देखें तो हम 3 elements इस तरीके से लिख देंगे. -501, 206 and 2016 for the first row. Then 989, 101 and 206 for the second row. And then 303, 456 and 596 for the third row. अगर आप मेमोरी की सेंस में बात करें तो मेमोरी में इट डजेंट मैटर कि एक एरे की डायमेंशंस क्या हैं. इट इज़ स्टोर्ड एज अ सिंगल डिमेंशनल एरे एनीवे. यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इस एरे को, जिसको आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया है, अगर आप एक प्लेन वैल्यूज़ के तौर पर भी डिक्लेयर कर देंगे लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 और दरमियान में आपने रोज़ के अतबार से कोई सेग्रीगेशन नहीं की, इट विल स्टिल बी एक्सेप्टेड बाय C++. वो ये पहले 3 एलिमेंट्स पहली रो में और दूसरे जो 3 एलिमेंट्स हैं वो दूसरी रो के अंदर प्लेस कर देगा, बिकॉज मेमोरी के अंदर स्टिल ये एक सिंगल डिमेंशनल एरे के तौर पर ही स्टोर हो रहे हैं. लेकिन प्रेजेंटेशनली बेहतर है कि हम इनको इस तरीके से सेग्रीगेट कर लें. इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. So here is an example of multi-dimensional array and again we better go to the trace of this to understand really how it works. So in this case you see कि एक चीज़ तो आपको ये नज़र आ रही है कि ये जो बैकस्लैश का इस्तेमाल हमने किया है. सो बैकस्लैश का इस्तेमाल हम आम तौर पे करते हैं जब हम लॉन्ग स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं. जैसे ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसको हम इस तरीके से लिखें, राइट. सो इट इज़ रियली स्ट्रेच्ड आउट. सो हम यहाँ इसको अगर एक स्टेटमेंट को मल्टी लाइन पे एक फॉर्मेटेड अंदाज में प्लेस करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट. सो नाउ इट हैज़ गॉन टू द नेक्स्ट लाइन. सो दिस बैक स्लैश इज़ बेसिकली एक ही स्टेटमेंट को जब आप मल्टीपल लाइंस के ऊपर स्प्रेड करना चाहते हैं तो आप इन बैक स्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, एहतियात ये करनी चाहिए कि आप किसी टोकन को ब्रेक ना कर रहे हो, एक प्रॉपर पॉइंट के ऊपर आप इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहे हो. तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया, 3 रोज़ 3 कॉलम्स उसका नाम रख दिया और उसमें हैं भी 3 रोज़ और 3 कॉलम ही, और उनको इनिशलाइज कर दिया. ये एज आई सेड रो 1, रो 0, रो 1 और ये हमारी रो 2 है, राइट. फिर हम क्या करते हैं, इनको रो वाइज प्रिंट करते हैं. सो पहला एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हम बताएंगे रो नंबर और कॉलम नंबर. सो द रो नंबर इज 0, कॉलम नंबर इज ऑल्सो 0, सो इट विल प्रिंट -501.
फिर रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, सो रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 इज 205, एंड देन फिर रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2 इट विल प्रिंट 2011 एंड सो ऑन. So we just take a run of this. So you see first row is printed, right? The index is 0 1 0 0 0 0 1 0 2. Then row number 1 is printed. The indexes are 1 0 1 1 1 2. Or then row 2 is printed, at index 2 is printed, which is indexes are 2 0 3 0 3 is at 2 0 4 5 6 is at 2 1 and 5 9 6 is at 2 2, right? एक्सेस का जो तरीका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसको हम रो वाइज एक्सेस कहते हैं, बिकॉज आपने रो फिक्स रखी और एक रो के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, फिर दूसरी रो पे चले गए और उसके तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, और फिर तीसरी रो में चले गए और उसके तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया. एज अगेंस्ट दिस अरेंजमेंट अगर आप चाहें तो आप कॉलम वाइज भी इसको प्रिंट कर सकते हैं. कॉलम वाइज के केस में आप क्या करेंगे कि कॉलम को फिक्स रखेंगे और रो को तब्दील करते रहेंगे. जैसे इस केस में आप ये करेंगे कि आप कॉलम फिक्स कर देंगे और रो तब्दील करते रहेंगे, और अब आप आ जाएंगे कॉलम 1 के ऊपर और रो आपकी तब्दील होती रहेगी, और अब आप आ जाएंगे कॉलम 2 के ऊपर और अगेन रो आपकी तब्दील होती रहेगी, राइट. सो दिस इज़ दी, आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी कॉलम वाइज एक्सेस है, जिसके अंदर आप 0th कॉलम 0th रो, सो -501, फिर उसके बाद 0th कॉलम फर्स्ट रो, राइट, विच इज़ 989 दिस वन, और फिर 0th कॉलम और द सेकेंड रो एट इंडेक्स 2 विच इज़ 303, राइट. सो जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग है उसे हम आम तौर पे रो वाइज ही एक्सेस करते हैं, बट दिस इज़ जस्ट द वे यू प्लेस द इंडेक्सेस. आप जिस अरेंजमेंट में इंडेक्सेस प्लेस करेंगे उसी अरेंजमेंट में आप उस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे. सो द डिफ़ॉल्ट वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इज़ एक्सेसिंग दैम रो वाइज. So as we just said that ये जो बैक स्लैशेस हैं ये एक बड़ी स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस के ऊपर स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, और जो पहला आपको यहाँ पे इंडेक्स नज़र आ रहा है ये पहला इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा इंडेक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, राइट. और जो हमने ये जो एक्सेस का ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया, एज आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज़ रो वाइज एक्सेस, और हम इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं. अगर हम कॉलम्स को फिक्स करके रो को चेंज करें तो इट विल बिकम अ कॉलम वाइज एक्सेस. And as I just said earlier कि ये static arrays हैं, and we will be talking about dynamic arrays जो कि अपना size during the execution ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा और कम कर सकते हैं. So we will be talking about them later. Next we talk a bit about C style character strings. C++ जो कि बेसिकली C से ही डिराइव्ड एक लैंग्वेज है. बहुत से लोग इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C भी कहते हैं, बट ऑब्वियसली देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल. लेकिन जो बेसिक डिज़ाइन मोटिवेशन है वो C ही से चली आ रही है. तो जो C स्टाइल स्ट्रिंग्स हैं वो बुनियादी तौर पर कैरेक्टर एरेज होते हैं. C स्टाइल स्ट्रिंग की एक मिसाल हमने ये देखी जब हमने C आउट स्टेटमेंट लिखी और उसमें एक स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट किया विच वॉज हेलो वर्ल्ड. सो दिस हेलो वर्ल्ड वॉज बेसिकली अ C style string, but it was a literal string literal. इसको अगर हम एक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करें, एक कैरेक्टर एरे के तौर पर डिक्लेयर करें, तो हम कह सकते हैं कैरेक्टर और जो नाम रखेंगे आप वेरिएबल का, सो हम इसका नाम फॉर एग्जांपल से हेलो रख लेते हैं, और यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका साइज स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं. तो इनिशियलाइजेशन में जितने कैरेक्टर्स हम इसको देंगे वही इसका साइज बन जाएगा. सो वी से H अ सिंगल कैरेक्टर, कॉमा E अ सिंगल कैरेक्टर, एंड यू सी नंबर्स को हम कोट्स में क्लोज नहीं करते लेकिन कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में क्लोज करते हैं, राइट. सो LO स्पेस WORLD. सो ये एलिमेंट्स आपने इसमें कर दी, और एक ख़ास चीज़ जो आपको इसमें आखिर में नज़र आ रही है कि आपने एक कैरेक्टर और इसके आखिर में लिखा है विच इज़ \0. अब जो \0 है इसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं, राइट. एंड नल कैरेक्टर टेल्स द कंपाइलर दैट द स्ट्रिंग हैज़ एंडेड हियर. सो स्ट्रिंग का एंड मार्क करना ज़रूरी होता है C स्टाइल स्ट्रिंग्स के अंदर, और वो मार्क करने के लिए ख़ास कैरेक्टर्स इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय \0. अच्छा, अब जब हम ये स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल कर रहे थे तो यहाँ हमने \0 प्लेस नहीं किया था, बट इट वाज स्टिल देयर. यू कैन सिंपली अज्यूम दैट द कंपाइलर डिड इट फॉर यू. आपको खुद से नहीं करना पड़ा.
फिर एक चीज़ ये कि अगर आप \0 को देखें तो आपको यूँ लग सकता है कि ये एक तो नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज देयर इज़ अ \, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ 0. सो बेसिकली ये एक ख़ास स्टाइलिंग है जो सी के अंदर इस्तेमाल की जाती है. इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिर्फ 0 लिखें तो 0 तो हमें मालूम है कि एक ASCII वैल्यू रखता है, उसकी ASCII वैल्यू 48 है, राइट. सो दैट विल हैव अ रेगुलर मीनिंग इन इट. लेकिन जब हम \0 लिखते हैं तो \/ को हम एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं. \/ जो है जब कंपाइलर \/ को रीड करता है तो उसका मतलब वो ये लेता है कि इसके बाद अब जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसका रेगुलर मीनिंग नहीं लेना बल्कि स्पेशल मीनिंग लेना है. तो \/ के साथ जब 0 लिखा जाता है तो उसका मीनिंग C++ के कंपाइलर के लिए एक नल कैरेक्टर का होता है, जिसको वो रिकग्नाइज करता है कि ये एक C स्टाइल स्ट्रिंग के एंड को मार्क कर रहा है. और एक अहम बात यह कि नल कैरेक्टर जो C स्टाइल स्ट्रिंग है उसके साइज़ को तब्दील नहीं करता. मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ कैरेक्टर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं. अगर नल कैरेक्टर को निकाल दें तो 11 हैं, लेकिन नल कैरेक्टर हम निकाल नहीं सकते, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस. सो 12 कैरेक्टर्स हैं. अच्छा, अब इसका साइज़ अगर हम एरे का नोट करेंगे यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर तो ये 12 आएगा. फ़र्ज़ करें कि अगर हम नल कैरेक्टर यहाँ डाल दें हेलो के बाद, राइट, तो अब रीडेबल स्ट्रिंग इतनी ही रह जाएगी हेलो, HELLO. लेकिन अगर हम साइज ऑफ के जरिए इसका साइज रीड करेंगे से हेलो का, इट विल स्टिल बी 12. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट द नल कैरेक्टर डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. सो नाउ वी हैव दिस एग्जांपल, और इस एग्जांपल को भी हम एग्जीक्यूट करके ही बेहतर देखेंगे कि ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है. सो you see we have declared that character array with the name say hello. It has 12 characters in it including the null character. Then we simply print it, and then we print the size of this, right. So this should print hello world, and this should print the size of it, which is 12, right. फिर हम क्या करते हैं, वी प्रिंट अ मैसेज रिप्लेसिंग स्पेस विद नल. हम ये करते हैं कि ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, दिस इज द 5th इंडेक्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. हम से हेलो के 5th इंडेक्स पे नल कैरेक्टर प्लेस कर देते हैं. इस वक्त यहाँ स्पेस है, लेकिन ये प्रिंट करने के बाद हम यहाँ नल प्लेस कर देते हैं, और फिर से हेलो को दोबारा प्रिंट करते हैं, राइट. अब जब से हेलो दोबारा प्रिंट होगा तो ये प्रिंट करना शुरू करेगा यहाँ से, और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा. स्ट्रिंग की आइडेंटिफिकेशन होती ही बेसिकली \0 से है. ये तब तक रीड करता रहेगा और उनको वो प्रिंट होते रहेंगे जब तक \0 नहीं मिल जाता. अब \0 चूँकि यहाँ आ चुका है, तो सेकेंड केस में जब आप से हेलो प्रिंट करेंगे तो सिर्फ हेलो ही प्रिंट होगा. सो वी जस्ट रन इट टू सी whether it goes the way we are thinking. So पहला से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता है, फिर इसका साइज प्रिंट करते हैं तो 12 प्रिंट होता है. फिर रिप्लेसिंग स्पेस विद नल, हमने 5th इंडेक्स के ऊपर स्पेस डाल दी. अब हमने से हेलो को दोबारा प्रिंट किया तो हेलो प्रिंट हुआ सिर्फ, राइट. हेलो क्यों प्रिंट हुआ, उसके आगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस जगह पे अब \0 और \0 का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग ख़त्म हो गई. नो मैटर आपने कैरेक्टर एरे कितने बड़े साइज़ का डिक्लेयर किया था, जहाँ \0 मिला स्ट्रिंग की रीडिंग वहाँ ख़त्म हो जाएगी. और उसके बाद दोबारा आपने साइज़ प्रिंट किया, साइज़ इज स्टिल 12, बिकॉज एरे का साइज़ तब्दील नहीं होगा. ये स्टैटिक एरे की तरह काम कर रहा है, तो स्टैटिक एरेज का साइज़ जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तब्दील नहीं होता. अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ ये नोटिस करेंगे कि से हेलो जो है वो ज़ाहिर है 0th इंडेक्स से अपना काम शुरू करता है. अगर मैं इसको +1 कर दूं तो ये पहला इंडेक्स इग्नोर करके सेकंड यानी 0th इंडेक्स इग्नोर करके पहले इंडेक्स से आ जाएगा. सो नाउ इट इज़ प्रिंटिंग से हेलो +1. जब मैंने किया तो इसने एक कैरेक्टर स्किप किया और ELLO को प्रिंट कर दिया. अगर मैं +2 कर दूं, इट विल स्किप 1 मोर कैरेक्टर एंड विल प्रिंट LLO, राइट, एज यू सी हियर. अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये एक और कैरेक्टर स्किप करके सिर्फ LO को प्रिंट करेगा. एंड इफ़ आई मेक इट 4 तो अब ये एक और कैरेक्टर स्किप करके सिर्फ O को प्रिंट करेगा. और O के बाद आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आगे नल कैरेक्टर है, राइट. सो नल कैरेक्टर इज मार्क्ड एज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. एंड नाउ इफ आई से 5 तो 5 पे चूंकि बजाते खुद नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, सो नथिंग विल बी प्रिंटेड. सो ये लाइन आपको एम्प्टी नज़र आ रही है. अब अगर मैं इसको 5 से बढ़ा के 6 कर दूं, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे चला गया.
Now it will start printing and it will keep printing until it encounters the null character, which will be after D. So in this case, this will be printing the whole word world. तो इसने पूरा word जो है WORLD को यहाँ पे print किया when we went to say hello plus 6. So null character to end the strings, and the null character is then placed at the 5th index, and then we notice the difference that it makes. ओके अब ये जो नल कैरेक्टर की प्लेसमेंट है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है, दिस डजंट रियली मेक थिंग्स ईजी फॉर अस. एक प्रोग्रामर के लिए ये चीज़ें जो हैं वो आसान साबित नहीं होती, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों का खुद ख्याल रखना पड़ता है. इसकी एक और डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ लेते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर. इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें, एक तो हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है string.h. आपको ये लाइब्रेरी दो मुख्तलिफ शेप्स में मिलेगी. समटाइम्स यू सी इंक्लूड स्ट्रिंग एंड समटाइम्स string.h. तो ये दो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं. स्ट्रिंग एक मुख्तलिफ लाइब्रेरी है जो कि C++ की लाइब्रेरी है, और string.h जो है ये C की लेगेसी लाइब्रेरी है, जिसमें C के एतबार से जो स्ट्रिंग के फंक्शंस जो हैं वो डिफाइंड है, राइट. और इन अ सेंस इसका इस्तेमाल अब C++ के अंदर डेप्रिकेटेड तस्वर किया जाता है. C++ टेंड्स टू गो विद द स्ट्रिंग लाइब्रेरी विदाउट दैट .h एक्सटेंशन. सो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, इट्स प्लीडिंग दैट एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 कैरेक्टर्स, राइट. अब आपने फिर आगे कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया और उसका साइज़ 21 आपने रखा और उसको इनिशलाइज कर दिया सबको नल कैरेक्टर से. यानी शुरू में वो स्ट्रिंग काइंड ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें सारे कैरेक्टर्स नल ही हैं. लेकिन अब अगर इसका साइज़ 21 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़र एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि 21वां कैरेक्टर तो ज़ाहिर है एक नल कैरेक्टर के तौर पे उसमें प्लेस किया जाना ज़रूरी है ही. लेकिन चूँकि C++ में एरे की बाउंड्स के ऊपर, C में जो एरे की बाउंड्स हैं उसके ऊपर चेक नहीं होते, लिहाजा अगर एक यूज़र बियॉन्ड 20 कैरेक्टर्स एंटर कर देता है तो इट विल बी काइंड ऑफ अलाउड सॉरोफुली. सो इस बात का ख्याल यूज़र को रखना पड़ेगा कि जो उसे कहा जा रहा है वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और ये भी कि यूज़र को प्रॉपरली बताया भी जाए कि आपने इतने ही कैरेक्टर एंटर करने, वरना वो एक इलीगल मेमोरी एरिया को एक्सेस करके उसको ओवरराइट कर देगा और उसके नताइज जो हैं वो अनसर्टन हो सकते हैं. किसी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो सकती है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है. एनीथिंग, समथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन विद यू बिकॉज दैट इज़ नॉट द मेमोरी एरिया फॉर द प्रोग्राम दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग, राइट. सो अब आपने यहाँ पे कुछ इनपुट किया, सी इन यूज़र इनपुट, राइट, एंड यू आर जस्ट होपिंग दैट द यूज़र विल नॉट गो बियॉन्ड 20 कैरेक्टर्स. और फिर आप क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द इनपुट वॉज, और अब आप जो लेंथ प्रिंट कर रहे हैं, पहले हम साइज़ ऑफ इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर रहे हैं. जो एरे है उसका साइज़ नहीं बल्कि स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर रहे हैं यूजिंग दी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन. String length function is defined in the string.h library. So we just run it and see how it behaves. So I am entering, just count them, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Right, so probably I've entered 20 characters. Just let me see if it goes right. It is 20. Thankfully it is 20. और ये भी आप जानते हैं कि जब आप सी इन के ज़रिए इनपुट करते हैं तो आप स्पेसेस नहीं इंक्लूड कर सकते. जैसे ही आप स्पेस डालते हैं तो इनपुट वहाँ ट्रंकेट हो जाती है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं डाली, राइट. अब ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये बेसिकली कैसे काम करता है. स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बेसिकली काम करता है जब आप इनपुट कर रहे हैं तो इसके आखिरी कैरेक्टर के ऊपर ज़ाहिर है आपका जो आखिरी कैरेक्टर है, चूँकि एक ही कैरेक्टर रह गया तो उसके ऊपर नल कैरेक्टर था, वो नल कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद रहेगा. और स्ट्रिंग लेंथ आपके स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे रीड करेगा, इट विल लुक फॉर दी नल कैरेक्टर. तो इसने कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू किया, काउंट करता रहा, और जैसे ही नल कैरेक्टर मिला इट इंडिकेटेड के अब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई और वहाँ पे इसने लेंथ को एंड कर दिया. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप 20 के बियॉन्ड चले जाएंगे तो आप इलीगल मेमोरी को भी एक्सेस कर रहे होंगे, और ज़ाहिर है आपका जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है वो भी प्रॉपरली आपको नहीं बता पाएगा कि आप जो डिक्लेयर्ड एरे का साइज़ था उसके बियॉन्ड चले गए हैं. ये वहाँ जाके जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता इट विल कीप काउंटिंग कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो शायद ज़्यादा है. सो दिस इज़ द डेंजर with these strings, C style strings, कि आपको null character
और जो मैनुअल चेकिंग है बाउंड्स की, उसका ख्याल खुद रखना पड़ता है। सो इट कैन बी डेंजरस इन सिचुएशंस। इसके सोल्यूशन के तौर पे हम एक ब्रीफ सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो सी के अंदर जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी दस्तयाब की गई है, हाउ डज़ इट फिक्स दैट। सो वी सी दिस एग्जाम्पल नाउ। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। इट इज़ नॉट string.h, राइट। सो स्ट्रिंग लाइब्रेरी इज़ दी C++'s लाइब्रेरी टू फैसिलिटेट स्ट्रिंग्स, राइट। फिर हमने एक स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप है। नाम हमने उस वेरिएबल का रख लिया ग्रीटिंग स्ट्रिंग्स, एंड यू माइट नोटिस दैट इट इज़ अ वेरी न्यू स्टाइल ऑफ डिक्लेयरिंग समथिंग और इनिशियलाइजिंग समथिंग। अभी तक तो हम यूँ इनिशियलाइज करते थे कि वेरिएबल लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, असाइनमेंट डाली और फिर उसके बाद आपने वैल्यू लिख दी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? वी विल एक्सप्लेन दिस लेटर। फॉर द मोमेंट यू जस्ट अज्यूम दैट वी आर इनिशियलाइजिंग द ग्रीटिंग स्ट्रिंग विद दिस कैरेक्टर्स हेलो std : string, राइट। फिर हम उसको प्रिंट कर देते हैं ग्रीटिंग स्ट्रिंग्स, राइट। So if I run it, you will see कि greeting string hello ये यहाँ पे print हो गया। Then you see a prompt message on the console, enter a line of text and you have declared a string। first line के नाम से आपने एक string declare की है और फिर आप get line के ज़रिए उसमें input ले रहे हैं। पहले हम cin के ज़रिए input लेते थे, अब हम get line के ज़रिए ले रहे हैं। cin के ज़रिए input लेते हुए space के साथ जो हमें प्रॉब्लम आता था कि space के आगे वो read नहीं कर पाता था, ये प्रॉब्लम get line के साथ नहीं होता। read अभी भी हम cin से करेंगे, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है वो get line कर रहा होगा और वो जो space के हवाले से प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगा। सो आई से my first line। So you see I have entered spaces in this as well। फिर enter another string is declared second line के नाम से और get line के ज़रिए उसमें भी हम कुछ read कर रहे हैं। So I enter another string my second line, right। उसके बाद क्या होता है? You have printed result of concatenation। आप एक string लेते हैं और concat string के नाम से, और उसमें करते क्या हैं कि first string plus a space, it's a string literal with just a space in it, plus second line। अच्छा, अब प्लस ऑपरेटर जैसे नंबर्स को ऐड कर देता है, वैसे ही प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देता है। स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने का मतलब ये होता है, जैसे आपने पहले फर्स्ट लाइन लिखा तो फर्स्ट लाइन में है माई फर्स्ट लाइन, उसके बाद एक स्पेस आपने कंकैटिनेट कर दी तो माई फर्स्ट लाइन के बाद एक स्पेस आ जाएगी और फिर सेकेंड लाइन उसमें कंकैटिनेट हो जाएगी विच इज़ माई सेकेंड लाइन। सो वी सी दैट आपने ये माई सेकेंड लाइन एंटर किया एंड नाउ यू प्रिंट रिजल्ट ऑफ द कंकैटिनेशन इज माई फर्स्ट लाइन स्पेस एंड माई सेकेंड लाइन। उसके बाद आपने क्या किया? कॉपी ऑफ द कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, आपने एक और वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग अ कॉपी के नाम से, और अ कॉपी को आपने असाइन कर दिया कंकैट स्ट्रिंग को। कंकैट स्ट्रिंग में क्या है? माई फर्स्ट लाइन स्पेस माई सेकेंड लाइन, और फिर एक कॉपी को प्रिंट किया तो वही दोबारा प्रिंट हो गया। कॉपी ऑफ द कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग इज प्रिंटेड एज माई फर्स्ट लाइन स्पेस माई सेकेंड लाइन, राइट। एंड देन you print the length of the concatenated string, right। For that you use this function concat string, string का नाम लिखा, dot length। This is another way of calling the functions। We will talk about this in detail later। For the moment we are just taking a brief concept of this। So ये हमें बताता है कि जो आपने string enter की थी उसकी length 28 है, right। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो ये जो स्ट्रिंग फर्स्ट लाइन हमने डिक्लेयर की, इसका साइज़ हमने नहीं बताया। हमने इसमें जितने कैरेक्टर एंटर किए उसने एक्सेप्ट कर लिए। सेकंड लाइन डिक्लेयर किया, इसका साइज़ नहीं बताया। हमने जितने कैरेक्टर एंटर किए उसने उनको अकोमोडेट कर लिया। उसकी कॉपी क्रिएट की, उनको कंकैटिनेट किया, कहीं भी हमें साइज़ के एतबार से कोई इशू नहीं आया। और आखिर में हमने लेंथ के ज़रिए उसकी लेंथ रीड की तो वी वर एबल टू रीड इट विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली मिलेंगे भी 28 कैरेक्टर्स ही, राइट। Now these strings which are facilitated by string library in C++ are dynamic strings, right। जो हम पहले बात कर रहे थे कि C++ के अंदर जो सपोर्टेड अरे हैं वो डायनामिक अरे नहीं हैं, स्टैटिक अरे हैं। उनके साइज़ फिक्स होते हैं, कंपाइल टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, और बाउंड चेकिंग भी नहीं है, तो आपको बाउंड्स का ख्याल भी खुद रखना पड़ता है। तो ये लिमिटेशन C स्ट्रिंग्स के अंदर एलिमिनेट हो जाती हैं,
right? So C strings are not static. They can resize during execution. They can scale up or scale down or whatever as needed. आप जैसा डेटा उसके अंदर डालना चाहते हैं उसके मुताबिक अपने साइज को एडजस्ट कर लेती है without any problem. So you declared a string literal here, initialize a string literal here. Then we declared two strings and took input in those using the getLine function. फिर हमने उनको concatenate किया, फिर उनकी एक कॉपी क्रिएट की और फिर उनकी लेंथ रीड की. अब यहाँ नल कैरेक्टर की स्टेक भी एलिमिनेट हो गई, लेंथ की और बाउंड चेकिंग की स्टेक्स भी एलिमिनेट हो गई. सो जो स्ट्रिंग्स C++ के अंदर फैसिलिटेट की गई हैं स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी के ज़रिए, दोज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज़. So this pretty much concludes our discussion for this lesson. There are a few questions and exercises. I hope you will do them and enjoy doing those.